यस, यस, यस। खुश तो बहुत होंगे आप लोग भाई। ऐसा इजी डीटी आईडीटी पेपर देखने के बाद तो यार मजा आ गया, मतलब क्या बोले भाई। ऐसा पेपर देख के तो मेरे को लगा कि भाई सारा मेहनत जो हम लोग ने किया रंग लाया। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी। अब आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा है टैक्स सेवियर बुक का। अब आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा है 100% कवरेज का। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता चल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीक्यू मैराथन प्रैक्टिस सेशन, जो हमने यूट्यूब पे इतनी मेहनत की थी जून 24 एग्जाम्स के लिए। इतने सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहे हैं कि सर प्लीज एक छोटा सा कम से कम एमसीक्यू वाले पार्ट को आप डिस्कस कर लीजिए, सो दैट हम लोग को एक बार रिलैक्सेशन मिल जाए कि हम लोग का इतना परसेंट मार्क्स सिक्योर है। हालांकि मैं इस बात से फेवर में नहीं हूं कि आप लोग को तुरंत एक ठो पेपर रिव्यू वीडियो आप लोग के लिए रिलीज करूं इन द मिड ऑफ द एग्जामिनेशन। ऑल द एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोग के साथ डिटेल डिस्कशन होगा हर एक पेपर का, डीटी आईडीटी और फाइनल में आईडीटी और डीटी। बट इतने सारे बच्चों का प्रेशर आ रहा है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, तो मेरी टीम ने बोला सर आप एक वीडियो बना के डाल दो, एमसीक्यू डिस्कशन कर दो, सो दैट बच्चों का एक होता है ना ओवरऑल चीज पता चल जाएगा और बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा मतलब। लेकिन आप अगर नहीं देखना चाहते वीडियो अभी मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। मैं एकदम इस फेवर में नहीं हूं। आपको अगर देखना है आप अपने रिस्क पे देखिएगा, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हो सकता है कि आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच नहीं करेगा, फिर आप ट्रॉमा में आ जाएंगे और कल का पेपर आपका बेकार हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो ही देखिएगा, अपने रिस्क पे देखिएगा। मैं अगेन बता रहा हूं मैं इस फेवर में नहीं हूं, मैं एकदम वीडियो के स्टार्ट में डिस्क्लेमर दे दिया। बट बहुत सारे बच्चे, इतने बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भैया आप देख सकते हो, अगर आपको मन है तो आप एमसीक्यू वाला पार्ट देख सकते हो। हालांकि मैं एक बार ओवरऑल पेपर आपको रिव्यू करा के बता दूंगा कि ओवरऑल सारे पेपर में क्या इजी पार्ट था और क्या एवरेज पार्ट था। डिफिकल्ट पार्ट तो इस पेपर में कुछ भी नहीं था। क्या इजी पार्ट था और क्या एवरेज पार्ट था, जिस आपको थोड़ी सी सेंस लगानी थी, बुद्धि लगानी थी। बाद बाकी पूरे मेरे मैथ से पेपर आए हैं। मैं एक एक कंपैरिजन करके आपको एग्जाम के बाद बता दूंगा कि आप लोग को कहां से कवरेज सब चीज कहां चीज से पूछा गया है सर। ठीक है, तो चलो बिगिन करते हैं इंटरमीडिएट डीटी आईडीटी का एग्जाम का पेपर रिव्यू। तो सर पहला है सेक्शन ए कंपलसरी चूज द करेक्ट ऑप्शन था। पहला सवाल था आपका एग्रीकल्चरल इनकम से। मिसेस परूल इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबड़ इन इंडिया। रबड़ भाई ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, दोनों कर रही है, ध्यान देना। हर इनकम फ्रॉम दिस एक्टिविटी इज 2.5 लाख। एज पर द इनकम टैक्स हर एग्रीकल्चरल इनकम लिखना भूल गए, हर एग्रीकल्चरल इनकम। तो 35% बिजनेस इनकम है, 65% एग्रीकल्चरल इनकम है। तो 2.5 लाख का 65% करोगे तो आपको 1,62,500 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2,50,000 का 65% अपने करेंगे तो 1,62,500 ये हमारा एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है सी, खाली सी लिख के आना था, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। Ganesh, age 45 years, employed in Moses Limited, has received children education allowance of 2,000 rupees per month। पर चाइल्ड नहीं बोला है, ओवरऑल उसको 2,000 रुपया पर मंथ का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। ही हैज थ्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तीन बच्चे उसके स्कूल जाते हैं। हाउ मच ऑफ द एजुकेशन अलाउंस इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर। तो आपको पता है अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का अपने को एग्जामेशन मिलता है। तो 24,000 हो गया, 2,000 इंटू 12, 24,000 रिसीव हुआ। माइनस उसको एग्जामेशन कितना करना है, 100 इंटू 2 इंटू 12, दैट इज 2400। बैलेंस जो बचेगा 21,600, यही पूछा है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसका भी ऑप्शन नंबर सी ही आपको करके आना था सर। Next, R acquired an asset for 5,22,000 which includes 72,000 as GST, for which R has claimed input tax credit। अगर आपने input tax credit claim कर लिया तो ये आपका cost का part नहीं बनेगा। The actual cost of acquisition to be included in the block of the asset under the income tax act shall be। income tax act में actual cost क्या माना जाएगा, तो 5,22,000 में से आपको 72,000 माइनस करना पड़ेगा। जो बैलेंस बचता है 4.5 लाख, that will be considered to be the actual cost of the asset। Next, Mr. Radhe is a working एंड मिस्टर श्याम इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर। ये अच्छा एमसीक्यू था, कंफ्यूजिंग एमसीक्यू था, बट जो बच्चों का कॉन्फिडेंस इजी था, मतलब जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए थे उनके लिए कुछ नहीं था। अभी तक जितने भी एमसीक्यूज थे सब इजी थे। राधे इज अ वर्किंग एंड श्याम इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर ऑफ सनशाइन पार्टनरशिप फर्म। Sunshine Partnership Firm is subjected to tax audit under Section 44AB for this previous year. What is the due date of filing return of income? Return of income का due date पूछा है इन दोनों का, राधे और इस शाम का। दोनों में से एक वर्किंग पार्टनर है, नॉन वर्किंग पार्टनर है। सर ये अमेंडमेंट बहुत पहले आ चुका था कि दोनों के लिए ड्यू डेट सेम है, यानी कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द फर्म, दैट विल बी ड्यू डेट ऑफ द
पार्टनर ऑल्सो। तो राधे एंड श्याम दोनों का जो ड्यू डेट होगा दैट विल बी, जो टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट होता है दैट इज 31st ऑफ अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 31st अक्टूबर फॉर बोथ राधे एंड श्याम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर हो। ये ट्रिकी था थोड़ा, ठीक है, ये ट्रिकी था। अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी एट द टाइम ऑफ द क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ द एनपीएस रेफर टू इन 80CCD 10-12 में आपको पढ़ाया गया था। जब एनपीएस से पैसा विड्रॉ किया जाता है, कंप्लीट विड्रॉ किया जाता है, क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ द एनपीएस रेफर्ड इन 80CCD ड्यू टू डेथ ऑफ द एसएससी। क्यों? एसएससी का डेथ के वजह से, एसएससी का डेथ के वजह से अगर आपने पैसा निकाला, विड्रॉ किया, देन इट इज एग्जेम्प्ट अप टू डैश मच परसेंटेज। तो काफी सारे बच्चे मुझे पता है वो कुछ और टिक करके आए होंगे, 40% या 25% टिक करके आए होंगे, बट इसका आंसर 100% है। डेथ के समय अगर आप विड्रॉ करोगे तो इट विल बी 100% एग्जेम्प्ट। ये अपने 80CCD में पढ़ते हैं दैट इफ इट इज विड्रॉ बाय द नॉमिनी ऑन द डेथ देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। इस पे इसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा सर। तो 100% जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा एट द टाइम ऑफ द डेथ अगर आप विड्रॉ करते हो तो। नेक्स्ट तो बहुत ही ज्यादा इजी था। मिस्टर जियान सोल्ड हिज कैपिटल एसेट ऑन 16th ऑफ जुलाई। कैपिटल एसेट बेचा है तो कैपिटल गेन आएगा, और कैपिटल गेन आया 16th ऑफ जुलाई को। एंड द टैक्स पेबल ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 1,25,000। आपको बता दिया इतना का टैक्स आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पेबल था। What will be the advance tax payable by him on 15th of September? Advance tax payment ये जो ड्यू डेट है ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का दिया है। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% देना था, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 45% देना था। मैं बोलूंगा नहीं, कैपिटल गेन के केस में if there is a failure to estimate capital gain tax and the advance tax paid is in the remaining due installments, then no interest under 234C will be levied and the advance tax will not be applicable as per the due dates. तो यहां पर 16th ऑफ जुलाई ये आपका फर्स्ट क्वार्टर क्या है 15 जून के बाद आपका ये डेट गिर रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में आपका ये एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कैपिटल गेन टैक्स पर नहीं आती है, आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे आएगी। तो 15 सितंबर आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट क्या है 15 सितंबर का 45%। तो 1,25,000 का 45% दैट इज 56,250। ऑप्शन नंबर डी आपका एडवांस टैक्स पेबल होगा। अगर आप ऐसा पे कर देते हो तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 234C की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तक मेरे को एक डेथ वाला ही एमसीक्यू लगा, एक एमसीक्यू आप बोल सकते हो 6 एमसीक्यू में, जो आपको थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। बाकी एडवांस टैक्स वाला चीज आपको पता होना चाहिए था। अब तो यहां पे आपका 6 एमसीक्यूज बेटा इस बार इनकम टैक्स से आया था, बाद बाकी सारे जीएसटी से पूछे गए थे। देखते हैं, what is the monetary limit for gifts given by employer to employee in a financial year so that it is not treated as supply? एकदम इजी क्वेश्चन है। शेड्यूल 1 में 50,000 से ज्यादा अगर आप गिफ्ट करते हो, देखो क्या लिखा है, गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय अप टू 50,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर। तो 50,000 इज द आंसर। Who will levy and administer IGST? IGST की लेवी की मतलब ये सब क्यों पूछ रहे हैं ये लोग, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपने किए, ये सब तो आप लोग को इजी लगा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा भाई। व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट, व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट फॉर जनरेटिंग ई वे बिल? मतलब एकदम इजी है, एकदम इजी है। मॉनेटरी लिमिट क्या है भाई ई वे बिल का? इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स, नॉट 50,000 और मोर, एक्सीड्स। तो यहाँ पे ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट आंसर इज 50,000, मोर देन 50,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, फॉल्स। पावर टू लेवी जीएसटी ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन रिमेन्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। हाइला, ये क्या क्या बोल रहा है, पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। अरे भाई एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो जीएसटी के एम्बिट से ही बाहर है, उस पर तो जीएसटी लग ही नहीं सकता, किसी के पास ही पावर नहीं है एज पर लॉ। तो सर ऑप्शन ए तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकंड में आओ, अलोंग विद जीएसटी एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन टोबैको, दिस इज करेक्ट। ठीक है, जीएसटी के साथ मतलब एक्साइज ड्यूटी भी टोबैको में लगता है। पेट्रोल एंड डीजल में जीएसटी काउंसिल हैज टू डिसाइड द डेट, ये भी करेक्ट है। अपने को तो फॉल्स पूछा है। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ, अभी नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
अंडर जीएसटी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 7 फॉर रिटर्न फॉर अथॉरिटीज डिडक्टिंग टीडीएस इज डैश, अज्यूम देयर इज नो एक्सटेंशन। तो जीएसटीआर 7 का जो ड्यू डेट होगा दैट इज 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 7 का जो ड्यू डेट होगा दैट विल बी 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख। नेक्स्ट 12th नंबर, ये टाइम ऑफ सप्लाई से आया था, अच्छा सवाल था बट इजी था। मिस्टर राजा सप्लाइड अ मशीनरी टू रंका ऑन 28 जुलाई। The applicable rate of GST on that day was 12%. With effect from 1st August, the GST rate for such machinery was revised to 18%. यानी कि ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का सवाल है। 1st अगस्त में आपका चेंज हुआ, उसके पहले जीएसटी रेट 12% था, उसके बाद जीएसटी रेट 18% हो गया। सप्लाई कब हुई? सप्लाई कब हुई? चेंज के पहले। आई रिपीट, सप्लाई कब हुई? चेंज के पहले। तो चेंज के पहले आपका सप्लाई हो गया 1st अगस्त के पहले, 28 जुलाई को आपका सप्लाई हो गया। मिस्टर राजा इशूड एन इनवॉइस फॉर द सेल ऑफ दैट मशीनरी टू मिस्टर रंका ऑन 4th ऑफ अगस्त, यानी चेंज के बाद इनवॉइस डेट आया। ही रिसीव्ड द पेमेंट ऑन 10th ऑफ अगस्त, चेंज के बाद ही पेमेंट डेट आया। तो सर अपने पढ़े थे इनवॉइस डेट एंड पेमेंट डेट बोथ आर आफ्टर द चेंज, देन व्हिचएवर इज अर्लियर नीड्स टू बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है और एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई है आपका 4th ऑफ अगस्त, और 4th ऑफ अगस्त में जो रेट ऑफ टैक्स था 18%, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही इजी था। क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा भाई? सप्लायर इशू करेगा, एंड इट इज अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर जीएसटी पर्पस। तो सप्लायर क्यों इशू करता है? इंक्रीजिंग द टैक्सेबल वैल्यू की रिड्यूसिंग द टैक्सेबल वैल्यू की? रेसिपिएंट इशू करता है सर, सप्लायर इशू करेगा फॉर रिड्यूसिंग द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स। आज मेरे को अगर आपको डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट पास ऑन करने के लिए ऑब्वियसली अब मेरा वैल्यू कम हो रहा है, तो मैं एज अ सप्लायर आपको क्रेडिट नोट इशू करूंगा। या फिर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करनी है, मेरी टैक्स लायबिलिटी सॉरी कम करनी है, तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा, या टैक्सेबल वैल्यू कम करना है तो क्रेडिट नोट इशू करूंगा एज पर सेक्शन नंबर 34। ये अच्छा सवाल था बट अगेन थोड़ा सा आपको दिमाग लगानी थी। On which of the following values IGST cannot be levied under the Customs Tariff Act 1975? Customs Tariff Act 1975 के हिसाब से आपका IGST जो है cannot be levied, इनमें से कौन से वैल्यूज में IGST लेवी नहीं किया जा सकता? एसेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, ये करेक्ट नहीं है, इसमें तो आईजीएसटी लेवी होता है। बीसीडी प्लस एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये दोनों पे ही आईजीएसटी लेवी होता है। बीसीडी प्लस कॉम्पनसेशन सेस, ये गलत है सर, कॉम्पनसेशन सेस पे आईजीएसटी नहीं लग सकता। तो ऑप्शन सी सही लग रहा है। एक्सेसिबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एंटी डंपिंग प्लस सेफगार्ड ड्यूटी, इस पे भी लगता है आईजीएसटी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट आप देख रहे हैं, मतलब 6 एमसीक्यूज आपका आया डायरेक्ट टैक्स से और 9 एमसीक्यूज आया आपका आईडीटी से। कुछ भी हो सकता है, पिछले बार आई थिंक 7 और 8 का रेशियो था, पिछले बार 7 और 8 का रेशियो था। अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट सेफगार्ड ड्यूटी शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 4 इयर्स तक सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द इंपोजिशन। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड द पीरियड टू 10 इयर्स, 10 इयर्स तक ये लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी दैट इज 4 इयर्स एंड 10 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। तो कस्टम से ये लोग 2 सवाल किए थे, 9 में से 7 जीएसटी का था और 2 आपका कस्टम्स में से पूछा गया था। तो ये था मेरा सेक्शन ए का एमसीक्यूज। मेरे हिसाब से 15 में से 12 एमसीक्यू तो कहीं नहीं है, मतलब अगर कोई 12 एमसीक्यू रॉन्ग किया है, 12 एमसीक्यू से ज्यादा आई मीन 12 एमसीक्यू से कम अगर कोई राइट किया है तो गाइस आई थिंक आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अप टू द मार्क नहीं था, बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए।